सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट पर आए अहम फैसले की। कह सकते हैं कि 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। बहरहाल भगवा आतंक की राजनीति और कानूनी फैसला बहस का विषय हो सकते हैं। वहीं चलते चलते बात होगी ट्रंप के टैरिफ वार की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा से लेकर भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के नाम भी शामिल हैं। ये खास रिपोर्ट देखें। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में रमजान के महीने में एक जबरदस्त धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र के आतंक रोधी दस्ते यानी कि एटीएस की जांच में कई खामियां मिलने की बात कही। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न पेश किए जाने का मामला उठा। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में एक आरोपी को तो 2011 में जमानत मिल गई थी। 6 आरोपी 8 साल तक जेल में बंद रहे। उन्हें 2017 में जमानत मिली। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अपने फैसले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने अभिनव भारत संध्या को भी मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से बरी कर दिया। ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए ही राहत की बात नहीं है, बल्कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के प्रभाव का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि यह मामला महज एक ब्लास्ट से कहीं आगे बढ़कर भगवा आतंक के उदाहरण के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये तब की बात है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। महाराष्ट्र में बम विस्फोट और आतंकी हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंक बताकर हिंदूवादी संगठनों और राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। भगवा आतंक की राजनीति और कानूनी फैसले। बता दें कि मालेगांव विस्फोट केस में विशेष एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है
कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ये स्टेटमेंट धर्म और राजनीति दोनों के लिहाज से बेहद अहम है। जाहिर है ये फैसला सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले सभी नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है। फैसला पर पहली प्रतिक्रिया में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये भगवा की भी जीत है। देखा जाए तो ये फैसला मौजूदा माहौल में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, फैसला हमने देखा बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बात जो हो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से एनआईए ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि एनआईए बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी, तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। फैसले का किसको सियासी लाभ? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बने महाराष्ट्र के माहौल में फैसला हिंदुत्व का तड़का है। दरअसल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बूते ही बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ती है। बिहार के आगे भी पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ये भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर उर्फ साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस में वह पहली आरोपी थी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उसे पता चला कि मालेगांव ब्लास्ट एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल में बम लगाकर अंजाम दिया गया। इस बाइक के प्रज्ञा ठाकुर के होने का आरोप लगा। एटीएस की थ्योरी के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने इसकी साजिश से जुड़ी कई बैठकों की ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए सभी चीजें मुहैया कराई। कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर ने दलील दी थी कि इस साजिश का हिस्सा नहीं थी। एटीएस ने अवैध तरह से उन्हें हिरासत में रखकर टॉर्चर किया। प्रसाद श्रीकांत पुरोहित 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रसाद पुरोहित को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। वे सेना में सेवारत अधिकारी हैं। महाराष्ट्र एटीएस का दावा था कि प्रसाद पुरोहित ने 2006 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना में भूमिका निभाई थी। इसी संगठन के जरिए बम धमाकों के लिए फंड्स इकट्ठा किए गए। पुरोहित पर साजिश रचने के लिए कई बैठकों में हिस्सा लेने का आरोप था। पुरोहित पर आरोप लगा था। एटीएस ने पुरोहित के खिलाफ केस में एक और आरोपी रमेश उपाध्याय के साथ हुई उनकी बातचीत का हवाला दिया था। फोन टैपिंग को सबूत के तौर पर पेश किया गया था। कोर्ट में पुरोहित ने दावा किया कि उनके जिन बैठकों में शामिल होने का दावा किया जाता है उनमें वे सेना के खुफिया अधिकारी के तौर पर हिस्सा लेते थे। रमेश उपाध्याय सेना के रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय इस मामले में गिरफ्तार होने वाले चौथे आरोपी थे। आरोप था उपाध्याय ने मामले में सह आरोपी प्रसाद पुरोहित के साथ हिंदू राष्ट्र बनाने और इसके अलग संविधान के विचार का समर्थन किया था। नासिक में भोसला और सैन्य स्कूल में एक बैठक में उपाध्याय को मालेगांव ब्लास्ट केस के लिए फंडिंग देने वाले अभिनव भारत संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। रमेश उपाध्याय ने कहा कि उनके फोन की एटीएस की तरफ से टैपिंग की गई, जो कि कानून और निजी स्वायत्तता का उल्लंघन था। अजय राहिरकर महाराष्ट्र के पुणे से जुड़े व्यापारी अजय राहिरकर को एटीएस ने नवंबर 2008 को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि अभिनव भारत संगठन का गठन 2006 में पुणे में उनकी ही घर में हुआ था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि राहिरकर मालेगांव ब्लास्ट की साजिश में जुड़ी कई बैठकों में शामिल हुए। अभिनव भारत के जरिए धमाकों के लिए फंड्स जुटाने में लगे रहे। इन फंड्स का इस्तेमाल प्रसाद पुरोहित के निर्देश पर हथियार जुटाने के लिए किया गया। केस में सबसे पहले जमानत अजय राहिरकर को ही मिली थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट में दावा एटीएस ने मामलों में उन्हें झूठे दावों से फंसाया है और उनका ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था। सुधाकर चतुर्वेदी सेना के खुफिया विभाग के लिए काम करता था। एटीएस का दावा था कि वह अभिनव भारत संगठन को कई अहम सूचनाएं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि आरडीएक्स के स्रोतों का पीछा करने पर इसका एक ठिकाना चतुर्वेदी के किराए के घर पर मिला था।
आतंकरोधी दस्ते ने कहा था कि जिस तरह के विस्फोटक के सैंपल चतुर्वेदी के घर पर मिले वह मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए आरडीएक्स से मेल खाते थे। सुधाकर चतुर्वेदी के मामले में एनआईए ने सेना के 2 अफसरों के बयान को लिखा था। मामले में गवाह के तौर पर पेश हुए एटीएस अधिकारी ने सबूतों को गढ़ने के आरोपों को नकारा। दावा किया था कि इस तरह की कानूनी 2015 के बाद सामने लाई गई ताकि आरोपी खुद को बचा सके। सुधाकर द्विवेदी ब्लास्ट केस में द्विवेदी को 2008 में ही गिरफ्तार किया गया था। एटीएस का दावा था कि उनके पास से जो टैबलेट जब्त किया गया था उसमें बाकी आरोपियों के साथ जो बैठक हुई उसकी कई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। एटीएस ने उसके और अन्य आरोपियों के आवाज के सैंपल के जरिए बैठक में उन सभी की मौजूदगी का दावा किया था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि द्विवेदी के खिलाफ जो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। द्विवेदी और अन्य आरोपियों ने कहा कि जब्ती के बाद उनके लैपटॉप को सील नहीं किया गया था। इसकी सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ सकती है। समीर कुलकर्णी मालेगांव धमाके के मामले में कोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई समीर कुलकर्णी लगभग सभी में मौजूद रहे। पुणे में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले समीर कुलकर्णी पर आरोप था कि वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता का बदला लेने से जुड़ी चर्चा में शामिल रहे थे। कोर्ट में कुलकर्णी ने दावा किया था कि एटीएस ने उन्हें झूठे सबूतों के आधार पर फंसाया गया। उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सही सबूत नहीं। भगवा आतंक और बीजेपी का स्टैंड। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने। आपको बता दें कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत कहा। मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की लेकिन भारत की जनता ने झूठ को नकार दिया। क्या कहना चाहते हैं? आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? पर हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। के केस बनाए, एक भी केस। बता दें अमित शाह के भाषण के ठीक अगले दिन मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया। 26/11 के मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमलों को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल थे। कांग्रेस ने वोट के लिए आतंकवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश की लेकिन भारत के लोगों ने झूठ को स्वीकार नहीं किया। देश की जनता के सामने। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दोस्त बताते हुए उस पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। मगर अमेरिका शायद ये भूल गया कि भारत के पास भी अमेरिका की ऐसी कमजोर नस है जिससे उसकी हैकड़ी निकल सकती है। दरअसल हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर थे। उस दौरान ही चीन ने एक प्रस्ताव दिया। भारत ने उससे इनकार तो नहीं किया मगर जयशंकर की एक बात से अमेरिका टेंशन में जरूर आ गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने इस टैरिफ के साथ ही भारत के रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर जुर्माना भी लगाने का ऐलान किया है। मगर भारत के पास भी इसका जबरदस्त तोड़ है। बस भारत को एक बार हां करना है और अमेरिका की हैकड़ी निकल जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में यूएस टैरिफ से चिंता, कई देश ज्यादा बेहाल।
भारत के लिए जहां ट्रंप का 25% टैरिफ बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं इसकी तुलना में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है और ये टैरिफ वॉर में हारते हुए नजर आए हैं। इन देशों की लिस्ट में बांग्लादेश, जो कभी कपड़ा सेक्टर में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी था, अब 35% टैरिफ का सामना कर रहा है, जिससे उसके प्रोडक्ट भारतीय उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। ऐसा तब है जबकि उसका 6 अरब डॉलर का गारमेंट सेक्टर पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। श्रीलंका अपने करीब 1 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात पर 30% टैरिफ से जूझ रहा है। खास बात यह है कि ट्रंप टैरिफ भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये पड़ोसी देशों को भी बेहाल कर रहा है। वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जहां यूएस मार्केट में प्रोडक्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो दक्षिण एशिया के लिए भारत अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्लेयर नजर आ रहा है और अपने संघर्षरत पड़ोसियों से बाजार में हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार है। भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव की आहट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा था कि रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की जब एक दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए 25 अगस्त से अमेरिकी व्यापार दल भारत आएगा। भारत अमेरिका का प्रमुख कारोबारी साझेदार है। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 130 अरब डॉलर का था। ऐसे में ट्रंप की घोषणा द्विपक्षीय व्यापार के लिए झटका है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आशंका जताई है कि नए टैरिफ से व्यापारिक विश्वास को क्षति पहुंचेगी और 2025-26 में कारोबार में 15 से 20 अरब डॉलर की कमी हो सकती है। अमेरिका ने पहले ही स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% और ऑटो सेक्टर पर 25% शुल्क लगाया हुआ है। प्रभावित होगा भारत का कृषि निर्यात। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक बेहतर पहुंच चाहता है, लेकिन भारत लाखों गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से दूर रखता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और एथेनॉल पर टैरिफ में कटौती भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिकी रियायती कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि ट्रंप टैरिफ से भारत का कृषि निर्यात प्रभावित होगा, जिससे किसानों की आमदनी में कमी आ सकती है और वर्तमान कृषि व्यापार अधिशेष खतरे में पड़ सकता है। अगर अमेरिका की मांग पर भारत नीतिगत बदलाव करता है तो इससे घरेलू किसान और अधिक असंतुलन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन यदि भारत उच्च गुणवत्ता, बेहतर लॉजिस्टिक्स और मूल्य संवर्धन पर जोर देकर प्रतिस्पर्धा को अपनाता है तो ये एक दीर्घकालीन अवसर भी बन सकता है। अमेरिका से व्यापार में कई क्षेत्रों की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत की आईटी कंपनियां अमेरिका में व्यापार करती हैं, लेकिन वो सेवा श्रेणी में आता है जो टैरिफ से बाहर है। ट्रंप टैरिफ का असर इन क्षेत्रों पर ज्यादा। भारत के जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनमें रत्न आभूषण, दवा उद्योग, ऑटोमोबाइल व कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र उद्योग हैं। इन क्षेत्रों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। इन क्षेत्रों पर असर नहीं। आईटी सेवाएं, एफएमसीजी, दूरसंचार, रियल एस्टेट, बैंक व बिजली क्षेत्र। भारत अमेरिका के बीच कब कब क्या हुआ। 13 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आई। 4 से 6 मार्च 2025 भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका का दौरा किया ताकि नीतिगत स्तर की बातचीत का आधार तैयार हो सके। 26 से 29 मार्च 2025 अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत आया और डिजिटल व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों तक पहुंच पर तकनीकी बातचीत हुई। मार्च से जुलाई 2025 तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आमने सामने की 5 दौर की वार्ता हुई। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, शुरुआत में 26%। 9 अप्रैल 2025 इस ऐलान पर अमल के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई। 9 जुलाई 2025
डेडलाइन खत्म होने पर इसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 30 जुलाई 2025 ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। 25 अगस्त 2025 छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में होनी है। एशियाई देशों की तुलना में टैरिफ अधिक। आपको बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिन के लिए रोक दिया था। अब 25% टैरिफ चीन को छोड़कर एशिया के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। ट्रंप ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और जापान पर 20% या उससे कम टैरिफ लगाया है। चीन के साथ अमेरिका के टैरिफ टकराव के बीच एप्पल समेत कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। अगर ये टैरिफ बना रहता है तो भारत को नुकसान होगा। आपको बता दें कि भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा के चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। मीडिया के सवाल पर कहा कि क्या वो टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान से जहां भारतीय निर्यातकों में चिंता बढ़ी है, तो वहीं दिल्ली से हजारों मील दूर वियतनामी निर्यातक चुपचाप इसे लेकर जश्न मना रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अमेरिका जाने वाले अपने माल पर सिर्फ 20% टैरिफ के साथ वियतनाम अब भारत पर 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, स्थिति और तैयारी की भी है। आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से लगातार भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत के दौरान संकेत दिया जा रहा था कि यूएस टैरिफ ऑन इंडिया 20% के नीचे रह सकता है। ट्रंप ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर देश को लेटर भेजा जाए, जो व्यापारिक साझेदार हैं उन पर 15 से 20% तक ही होगा। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% का टैरिफ और रूस के साथ कारोबार पर जुर्माने का भी ऐलान किया है, तो ये उम्मीदों के विपरीत और चौंकाने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।